तो यहां पे देख रहे थे कल टोरिसिली का प्रयोग एक्सपेरिमेंट ऑफ टोरिसिली। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट ऑफ टोरिसिली यानी टोरिसिली का अनुप्रयोग यहाँ पे कल देख रहे थे। तो टोरिसिली का जो अनुप्रयोग है वो किसके लिए है? यहाँ पे बैरोमीटर के लिए, कि जो वायु दाब है उस वायु दाब को या वायुमंडलीय दाब को कैसे मापा जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए या वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि वायु दाब या वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका यूज करेंगे? बैरोमीटर का। तो ये जो बैरोमीटर है ये टोरिसिली ने यहाँ पे बनाया था। तो यहाँ पे क्या किया, इस प्रकार से एक पात्र लिया और इस पात्र में पारे को यहाँ पे भर दिया। पारा यानी मरकरी, तो मरकरी को इस पात्र में भर दिया और एक परख नली ली, टेस्ट ट्यूब। तो जो परख नली है, टेस्ट ट्यूब है, उसको यहाँ पे लिए और इस परख नली के अंदर में क्या कर दिए, पूरा इस तरह से पारे को इसके अंदर पूरा भर दिए और पारे को इसके अंदर पूरा भर के, मरकरी को पूरा भर करके इसके अंदर में यहाँ पे, ठीक है, इसको सामने से क्या किए, ऐसा बंद कर लिए और बंद करके इसको पारे के अंदर डुबो के उसको छोड़ दिए। तो यहाँ पे जब छोड़ा गया तो ये देखा गया इसमें कि जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर में जो ये पारे का स्तंभ है यानी कॉलम ऑफ मरकरी है, ये जो पारे का स्तंभ है ये ऊपर से कुछ नीचे गिर जाता है। तो पारे का जो स्तंभ है वो ऊपर से कुछ नीचे गिर गया इस प्रकार से। तो पारे के स्तंभ की जो ऊंचाई है, ठीक है, ये हमको क्या बताएगा? पारे के स्तंभ की ऊंचाई। तो यदि हम यहाँ पे देखें कि ये पारे के स्तंभ की ऊंचाई है, तो ये जो h है यह है पारे के स्तंभ की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ मरकरी कॉलम है। तो ये जो हाइट है वो हमको कितनी मिली यहाँ पे? 76 सेंटीमीटर। कितनी मिली? ये हमको यहाँ पे 76 सेंटीमीटर यहाँ पे मिली। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? तो हम देखते हैं कि जो इसके अंदर मरकरी भरी हुई है, इस मरकरी के ऊपर में जो इसके चारों ओर वायुमंडल है, वो वायुमंडल इसके ऊपर में क्या करेगा? प्रेशर अप्लाई करेगा, दाब आरोपित करेगा। तो जब इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, दाब आरोपित करेगा, तो ये यहां से जो पूरा पारा भरा हुआ है ये ऊपर की ओर इस पे दाब लगाएगा, इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा, तो इसको नीचे गिरने से रोकेगा। ठीक, यदि यहाँ पे वायुमंडलीय दाब को 0 कर दिया जाएगा तो ये पूरा नीचे गिर जाएगा। तो वायुमंडलीय दाब इसको दबा के रखा है नीचे और ये यहां से इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करके रखा है, इसको ऊपर होल्ड करके रख रहा है, उसको नीचे गिरने नहीं दे रहा है। तो इस उपकरण को क्या बोला गया? यहाँ पे बैरोमीटर इसको बोला गया। ठीक, तो जैसे हम पढ़ते हैं कि जो वायुमंडलीय दाब है, इस वायुमंडलीय दाब किसको बोलते हैं? तो वायुमंडलीय दाब का मतलब होता है कि समुद्र तल बोलेंगे और कितना डिग्री अक्षांश लेंगे वहां पे? 45 डिग्री। 45 डिग्री अक्षांश पर 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर समुद्र तल पर
वह वायु दाब जिस पर पारे के स्तंभ यानी कॉलम ऑफ मरकरी की ऊंचाई हाइट 76 सेंटीमीटर होती है, उसे एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यानी उसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको बोलते हैं। ठीक है, तो 1 ATM लिखते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? एक वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो इस प्रकार से वायुमंडलीय दाब जो है उसको यहाँ पे मापा गया। अब जो ये वायुमंडलीय दाब है या वायु दाब है, इस वायु दाब का मान कितना है? तो कल लिखे थे इसका मान कितना होता है। ठीक है, तो इस वायुमंडलीय दाब का मान हमने लिखा था 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको क्या बोलते हैं? पास्कल। तो इतना न्यूटन मीटर या पास्कल के बराबर होता है। ठीक, अब इसकी गणना यदि करना है तो उसके लिए कैसे करेंगे? तो इसकी कैलकुलेशन के लिए जो वायु दाब है, इसके लिए ये सूत्र यहाँ पे है कि यहाँ पे जो इसमें मरकरी भरी हुई है, इसके स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो ये हाइट हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये पारे के स्तंभ की ऊंचाई हो गई है। ठीक, और जो वायु घनत्व होता है या द्रव का जो घनत्व होता है वो उसका घनत्व हो जाएगा डेंसिटी ऑफ, ठीक है, मैटर हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। और यहाँ पर गुरुत्व त्वरण होता है जी। ठीक है, तो h जो है वो क्या है? यहाँ पे ऊंचाई है, पारे के स्तंभ की ऊंचाई है यहाँ पे। तो h है पारे के स्तंभ की ऊंचाई, रो है वायु घनत्व, एयर डेंसिटी। ठीक, इसके अलावा बच गया जी, इसको बोलोगे गुरुत्वीय त्वरण। तो इसके द्वारा हम क्या करेंगे? इस वायुमंडलीय दाब की गणना कर सकते हैं। तो हमने ये पाया कि जब पृथ्वी की सतह से 108 मीटर ऊंचाई पर जाते हैं, तो जैसे मैंने बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, इस पृथ्वी के अर्थ के चारों ओर क्या है? यहाँ पे वायुमंडल है ना। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडल क्या होता जाता है? कम। तो वायुमंडल कम हो रहा है तो उसी वो जो दाब डालता है उसी को वायु दाब बोलते हो। तो वायुमंडल जब कम हो जाएगा तो उसका प्रेशर, उसका दबाव भी कम हो जाएगा। तो जब उसका दबाव कम हो जाएगा तो ये पारे का स्तंभ नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो पारे का स्तंभ जो है वो कितना नीचे गिर जाता है? तो बताते हैं कि कैलकुलेशन किया गया, ये पाया गया कि 108 मीटर ऊंचाई पर, ठीक है, पारे का स्तंभ 1 सेंटीमीटर नीचे गिर जाता है। तो पारे का जो स्तंभ है वो कितना नीचे गिर जाता है? यहाँ पे 1 सेंटीमीटर नीचे गिर जाता है। तो प्रत्येक 108 डिग्री 108 मीटर जब हम ऊपर जाएंगे तो पारे का स्तंभ क्या होगा? 1 सेंटीमीटर नीचे गिर जाएगा। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, कभी पूछ दिया मान लीजिए, ठीक है, कि कितनी ऊंचाई पर पारे का स्तंभ 1 सेंटीमीटर नीचे गिर जाता है बैरोमीटर में, तो वो 108 मीटर की ऊंचाई पर गिर जाता है। ठीक, तो इतना समझ में आया? इसको नोट कर चुके हो सब, है ना। अब इसके बाद में यदि देखेंगे कि जो ये वायु दाब है, ये वायु दाब किस पर निर्भर करता है? ठीक है, तो हम देखेंगे कि तापक्रम पे, यदि तापक्रम को बढ़ाते हैं, यदि टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस जो होती है उसके अणु क्या होते हैं? दूर दूर जाते हैं। तो जो वायु घनत्व होता है वो वायु घनत्व क्या होता है? वहां पे घट जाता है। तो वायु दाब भी क्या होता है? वहां पे घट जाता है। और यदि टेम्परेचर कम होता है, तापक्रम कम होता है, तो गैस के अणु क्या होंगे? पास पास आ जाएंगे, तो उसका घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो वायु दाब भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि तापक्रम
घटने पर वायुमंडलीय, ठीक है, घनत्व घटता है, सॉरी तापक्रम घटने पर बढ़ता है बोलेंगे, तापक्रम घटने पर क्या होता है, बढ़ता है। तो तापक्रम घटने पर वायुमंडलीय घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, और वायु दाब भी बढ़ता है। तो जैसे जैसे वायु का घनत्व बढ़ेगा तो वायु दाब भी क्या होगा, वहां पे बढ़ेगा, है नहीं, क्योंकि जो वायु दाब है वो क्या है, यहाँ पे ऊंचाई है, घनत्व है, गुरुत्व त्वरण है। तो यदि वायु दाब है, बढ़ता है, घनत्व बढ़ेगा, तो वायु दाब क्या होगा, वहां पे बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यदि यहाँ पे देखें कि यदि वायु में आर्द्रता आ जाती है, मॉइस्चर आ जाती है, जैसे अभी बारिश के लक्षण आपको दिख रहे हैं, है ना, प्री मानसून दिख रहा है कि अब वायु में अपने क्या घुल गई है, थोड़ी सी आर्द्रता घुल गई है। तो यदि वायु में आर्द्रता घुलती है तो वायु घनत्व तो क्या होता है, वहां पे घट जाता है। ठीक है, तो आर्द्रता को क्या बोल सकते हो, जल वाष्प, जल वाष्प के कारण वायु घनत्व घटता है। ठीक है, तो जल वाष्प के कारण जब वायु घनत्व घटेगा तो उसका दाब घट जाएगा, तो बैरोमीटर का जो स्तंभ है वो नीचे गिर जाएगा। तो बैरोमीटर का स्तंभ यदि नीचे गिरा है तो वो इस बात का सूचक है कि आने वाले समय में बारिश हो सकती है या आंधी तूफान वहां पे आ सकता है। तो जो भविष्यवाणी की जाती है वो बैरोमीटर के द्वारा इसी आधार पे की जाती है कि यदि बैरोमीटर का स्तर अचानक से घट गया है तो इसका मतलब है कि वहां पे क्या है, जलवाष्प मौजूद है वायुमंडल में, और इसका मतलब है कि आने वाले समय में बारिश हो सकती है या फिर, तो अभी तो क्या है, सैटेलाइट वगैरह आ गई है ना, उससे अब स्थिति देख लेते हैं क्या स्थिति है। पहले तो सैटेलाइट वगैरह उतनी नहीं थी ना, तो इसी के द्वारा अनुमान वहां पे लगाया जाता था और भविष्यवाणी वहां पे की जाती थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कि जो वायुमंडलीय दाब है ये और किस पर निर्भर करेगा, ऊंचाई पे। तो हम बोलेंगे ऊंचाई पर, ठीक है, तो वायु घनत्व यहाँ पे घटेगा तो वायु दाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वायु घनत्व क्या होता है, घटता है, तो वायु दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या बोलोगे, वायु दाब घटता है। ऊंचाई पर, है ना, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर, तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर वायु दाब घटता है। तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पे जाओगे तो वायु दाब घटेगा। ठीक है, और यदि जल वाष्प मौजूद होगी तो वायु दाब घट जाएगा। और यदि हम तापक्रम देखते हैं कि तापक्रम घटने पर वायु दाब बढ़ता है, ठीक, और तापक्रम बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। ठीक है, तो इन सब के द्वारा जो ये वायु दाब होता है वो यहाँ पे प्रभावित होता है। ठीक, तो जैसे देखे होगे कि पहाड़ वहाड़ के ऊपर में जो चढ़ते हैं, है ना, उनको वहां पे वायु नहीं मिलती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, है ना। तो जैसे प्लेन वगैरह में सफर करते हैं, कुछ करते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो देखोगे आपके जो कान होते हैं ऐसा लगता है कि उस कान के ऊपर में जो कुछ दबाव था वो कम हो गया है, ऐसे पर्दे जो हैं आपके वो ऐसा बाहर की ओर आ रहे हैं, ऐसा लगेगा आपको। ठीक है, तो हमारे शरीर का जो ब्लड का प्रेशर है, ठीक है, बाकी सब चीजें हैं, वो इस वायुमंडलीय दाब के आधार पर निर्धारित हैं। यदि ये वायुमंडलीय दाब बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो हमारे शरीर में भी जो ब्लड प्रेशर वगैरह है, अन्य चीजें हैं, उनमें प्रभाव पड़ेगा वहां पे। ठीक है, अब यदि वायु दाब में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, ठीक है, तो यदि वायु दाब बढ़ता है तो जो जल होता है उसका क्वथनांक क्या होता है, वहां पे बढ़ जाता है। ठीक है, तो वायु दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, बढ़ता है।
तो जल का जो क्वथनांक है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे बढ़ जाता है। और यदि वायु दाब बढ़ता है तो जो बर्फ है, आइस है, का जो गलनांक होता है, ठीक है, बर्फ का जो गलनांक होता है ये घटता है। गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, ये घटता है। ठीक है, तो जो बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बर्फ बन जाता है ना। और यदि उसका गलनांक घट रहा है तो गलेगा कितने, 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पे क्या करेगा, वो गलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका गलनांक क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, गलनांक घट जाएगा मतलब 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पे वो गलने लगेगा। बात समझ में आ रही ना। तो वायु दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होगा, वहां पे बढ़ जाएगा, और बर्फ का गलनांक क्या होगा, वो वहां पे क्या होगा, घट जाएगा। आई बात समझ में। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो जैसे हम देखते हैं कि जो पहाड़ों के ऊपर में यदि हम क्या करते हैं, वायु दाब क्या होता है पहाड़ों के ऊपर में, कम होता है। तो वहां पे यदि हम किसी बर्तन में, ठीक है, कोई बर्तन लेते हैं, इसके अंदर दाल वगैरह डाल देते हो आप, और दाल डाल करके इस दाल को पकाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे वायु दाब कैसा है, यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे वायु दाब कम है। तो वायु दाब कम होने के कारण कम तापक्रम पर, ठीक है, जो पानी है आपका वो क्या करने लगेगा, वहां पे बॉईल करने लगेगा। ठीक है, बॉईल करने लगेगा आपका पानी। तो वहां पे कम टेम्परेचर पे पानी, कितने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, बॉईल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो पानी है वो कम तापक्रम पे ही क्या होने लगेगा, बॉईल होने लगेगा, क्योंकि वायु दाब कम है। तो वायु दाब घटेगा तो क्वथनांक घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो पहाड़ों के ऊपर दाब कम होने के कारण कम तापक्रम पर ही पानी उबलने लगता है। तो यदि इसके अंदर में हमने दाल वगैरह डाली हुई है और उसको हम पकाना चाहते हैं तो दाल नहीं पकेगी, क्योंकि दाल को पकने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर उसको नहीं मिलेगा, उसके पहले ही पानी क्या होगा, बॉईल होने लगेगा। ठीक है, तो दाल वहां पे नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हमको क्या यूज करना पड़ता है, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर जो होता है, प्रेशर कुकर देखे होगे आप, तो सभी प्रेशर कुकर जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, तो उसके अंदर में जो स्टीम जनरेट होती है उसको उसी के अंदर रखते हैं। तो वायु दाब क्या होता है, उसके अंदर बढ़ जाता है। तो वायु दाब बढ़ने के कारण जो पानी को बॉईल होने में जो टेम्परेचर चाहिए वो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। अब इस दाल को ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो वो जल्दी से गल जाएगी। यदि कम टेम्परेचर मिलेगा तो वो जल्दी नहीं गलेगी, ज्यादा टेम्परेचर मिलने से वो जल्दी गल जाएगी। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, वहां पे प्रेशर कुकर का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहाड़ों पर प्रेशर कुकर का यूज क्यों करेंगे, समझ में आया। तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा, उसमें लिखिए जल का क्वथनांक, जल का बॉइलिंग पॉइंट, जल का क्वथनांक, जल का बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर बढ़ने पर, दाब बढ़ने पर, प्रेशर बढ़ने पर बढ़ता है। जल का क्वथनांक, जल का बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर बढ़ने पर, दाब बढ़ने पर बढ़ता है। पहाड़ों पर, नेक्स्ट, पहाड़ों पर दाब कम होता है, पहाड़ों पर दाब कम होता है, इसलिए कम तापक्रम पर, इसलिए कम तापक्रम पर जल उबलने लगता है। इससे दाल इत्यादि पक नहीं पाती है, दाल इत्यादि
खाद्य पदार्थ जो हैं वो पक नहीं पाते हैं। अतः पहाड़ों पर प्रेशर कुकर का प्रयोग करके, प्रेशर कुकर का प्रयोग करके उसके अंदर वायु दाब को बढ़ाते हैं। इससे जल का बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, इससे जल का बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बढ़ जाता है और दाल जल्दी पकती है, और दाल जल्दी पकती है। ठीक। तो अपने मैदानी क्षेत्रों में जरूरी उतना नहीं है ना, जैसे अपने मैदानी क्षेत्र हैं, अपन तो पहाड़ों के ऊपर नहीं रह रहे हैं, तो मैदानी क्षेत्र में यहाँ पे आप जैसे कि पानी को गर्म करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होगा। ठीक, दाल सब्जी सब आपकी पक जाती है ना। लेकिन यदि आपको उसी दाल को जल्दी पकाना है तो आप प्रेशर कुकर का यूज करते हो। तो प्रेशर कुकर का यूज करने से क्या होता है, वहां पे वायु दाब बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो दाल जल्दी गल जाती है। ठीक है, तो पहले देखते थे चूल्हे के ऊपर चढ़ा देते थे और छोड़ देते थे, दाल पकते रहती थी। अब लोगों के पास समय नहीं है, प्रेशर कुकर लगाते हैं, 2 सीटी लगाते हैं, दाल बन जाती है ना। तो मेन कारण यही, पानी अलग अलग होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना, पानी अलग अलग होने से बहुत ज्यादा फर्क उसमें नहीं पड़ता है। जैसे नहीं नहीं, जैसे कि पानी कैसा है, शुद्ध पानी है, उसमें क्या मिली हुई है, अशुद्धि मिली है, तो उससे तापक्रम पे बहुत थोड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन दाब के कारण क्या आएगा, बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो मेन यहाँ पे क्या है, प्रेशर है, दाब है। अब इसके बाद में यदि देखेंगे, इसके बाद में कि जो तरल होता है, तरल का दाब क्या होता है, तो उसमें लिखिए तरल का दाब। प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो तरल का दाब, प्रेशर ऑफ लिक्विड, यहाँ पे क्या होता है, तो यदि हम देखेंगे कि कोई मान लीजिए तालाब है ऐसा, तो यहाँ पे इस प्रकार से कोई ऐसा तालाब है और इस तालाब में क्या है, यहाँ पे इस प्रकार से ये जल भरा हुआ है। ठीक, अब इस जल में यदि हम क्या करते हैं, किसी नाव को रख देते हैं, तो मान लीजिए कोई नाव है यहाँ पे, ये अब ये जो जल है, ये जल कैसा है, यहाँ पे शांत जल है, ये जल कैसा है, यहाँ पे एकदम शांत जल है। तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि ये जो नाव है और ये जो जल है, तो नाव और जल इन दोनों के भार के कारण जो ये तालाब की तली होती है, ये तालाब का क्या है, तली है, तो ये जो तालाब का तल है, इसके ऊपर में इस नाव और इस जल का जो भार है, वो यहाँ पे क्या करता है, एक बल आरोपित करता है। ठीक है, तो इसके विपरीत जो तालाब का तल होगा, ये भी क्या करेगा, इस जल के और नाव के ऊपर में क्या करेगा, एक बल लगाएगा, प्रतिक्रिया बल लगाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जब जल क्या होता है, संतुलन की स्थिति में होता है, तो अभी हम क्या बोलेंगे कि जल कैसी स्थिति में है, यहाँ पे संतुलन की स्थिति में है। तो उस समय जल की सतह जो है, इसके लंबवत क्या कर रहा है, ये बल कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये जो बल कार्य करता है जल की सतह के ऊपर में, वो इस जल के ऊपर में क्या करेगा, दाब आरोपित करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इस तरल का दाब बोलेंगे। ठीक है, तो तरल का दाब का मतलब क्या होता है
कि जब जल या तरल जो है संतुलन की स्थिति में होता है तो उसकी सतह के लंबवत जो बल कार्य करता है वो उस तरल का दाब कहलाता है। आई बात समझ में? तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा यदि कोई तरल यदि कोई तरल संतुलन की स्थिति में होता है, यदि कोई तरल संतुलन यानी बैलेंस की स्थिति में होता है तो उस पर कार्य करने वाला बल तरल की सतह के लंबवत होता है, तरल की सतह के लंबवत होता है। तो उस पर कार्य करने वाला बल तरल की सतह के लंबवत होता है। ठीक है। अब जो ये तरल है, लिक्विड है, इस लिक्विड में दो स्थिति हो सकती है। एक यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा हो सकती है ये, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है ये। तो इस क्षैतिज रेखा में हम देखेंगे कि प्रत्येक बिंदु पे, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे, किसी भी बिंदु पे जो बल कार्य करेगा या किसी भी बिंदु पर जो दाब होगा उसका मान कैसा रहेगा? समान रहेगा। ठीक है। अब यदि यहीं पे हम क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा ऐसे खींच देते हैं, तो यदि कोई ऊर्ध्वाधर रेखा है यहाँ पे, तो इस ऊर्ध्वाधर रेखा में देखेंगे इस बिंदु पे, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे दाब का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। बात समझ में आई? तो यदि तरल में कोई एक क्षैतिज रेखा लेते हैं तो उस क्षैतिज रेखा पर जो दाब होता है उसका मान प्रत्येक बिंदु पर कैसा होता है? समान। लेकिन ऊर्ध्वाधर रेखा के प्रत्येक बिंदु पर दाब का मान कैसा होगा? अलग अलग होगा। तो किसी बिंदु पर दाब का मान कितना होगा तो उसको कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए यदि हमको इस बिंदु पर दाब निकालना है, ठीक है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा कि ये जल की जो सतह है इससे कितनी गहराई पर ये बिंदु है। तो जल की सतह से क्या हो जाएगी? इसकी गहराई हो जाएगी। दूसरा, इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है उस द्रव का घनत्व कितना है? तो द्रव का घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो जाएगा ये। ठीक है, द्रव या तरल का घनत्व डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो जाएगा। ठीक। तो इस बिंदु पे यदि दाब निकालना है आपको तो उसकी सतह से गहराई, द्रव का घनत्व और क्या लोगे? गुरुत्व त्वरण। तो यहाँ पे जो दाब होगा वो दाब हो जाएगा, ठीक, उस बिंदु की सतह से गहराई हो जाएगा, गुरुत्व त्वरण हो जाएगा, ठीक है, और घनत्व हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा और गुरुत्व त्वरण हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है? एक और दाब काम कर रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब। ठीक है। तो वो वायुमंडलीय दाब भी इसके ऊपर क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। तो प्लस क्या होगा? वायु दाब हो जाएगा। तो वायु दाब प्लस इसको ऐड करेंगे तो हमको किसी भी ऊर्ध्वाधर बिंदु पे आरोपित दाब के मान की गणना कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो उसमें नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, द्रव के अंदर फ्लूइड के अंदर एक क्षैतिज एक हॉरिजॉन्टल रेखा के क्षैतिज रेखा के प्रत्येक बिंदु पर दाब का मान, प्रेशर का मान, दाब का मान समान होता है। दाब का मान, प्रेशर का मान समान होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द्रव की सतह से h गहराई, द्रव की सतह से h गहराई पर स्थित बिंदु पर, द्रव की सतह से h गहराई पर स्थित बिंदु पर दाब का मान ये लिखिए, दाब का मान वायु दाब प्लस
h गहराई हो गई, ठीक है, द्रव का घनत्व हो गया और गुरुत्वीय त्वरण। हो गया। तो ये एक ऐसा बना लो छोटा सा ड्राइंग कि ये क्या हो गई, द्रव की सतह से क्या हो गई, h गहराई हो गई, है ना। ऐसी रफ में बना लो फट से कि द्रव की सतह से h गहराई। तो ऊर्ध्वाधर में हर एक बिंदु पर मान अलग अलग होगा, क्योंकि गहराई क्या होगी, अलग अलग होगी। तो यदि जितना ज्यादा गहराई में जाएंगे उतना दाब क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उतना जो दाब है उसका मान वहां पे बढ़ जाएगा। तो जैसे देखोगे कि समुद्र के अंदर जो गोताखोर वगैरह होते हैं, है ना, वो स्पेशल शूट पहनते हैं और उसको पहन के ही अंदर जाते हैं, और समुद्र की सतह के बहुत अंदर नहीं जा सकते हैं वो, ठीक है। यदि बहुत अंदर समुद्र की सतह के जाएंगे तो उनके शरीर के ऊपर में जो दाब है इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उनको बॉडी उनकी क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, उनकी जो नसें हैं वो कोलैप्स हो सकती हैं, ठीक है। और अचानक से वो बाहर भी नहीं निकलना है, अचानक से बाहर निकलेगा तो वायुदाब सडनली से घटने से क्या होगा, वहां पे भी उसकी जो नसें हैं वो फट सकती हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों का वहां पे ध्यान रखा जाता है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल है इसका आर्किमिडीज का, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज है। ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे कि आर्किमिडीज ने यहाँ पे क्या बताया कि जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक इस प्रकार से बीकर ले लेते हैं और इस बीकर में यहाँ पे इस प्रकार से एक होल कर देते हैं और इसके अंदर में द्रव को, किसी लिक्विड को भर देते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। तो हमने किसी लिक्विड को, मान लीजिए जल को हमने इसमें भर दिया, तो जल को इसमें हमने भर दिया, यहाँ पे जल है ये, और यहाँ पे हमने एक दूसरा खाली बीकर रख दिया, ठीक। अब यदि इसमें जल की एक बूंद भी गिरेगी तो वो एक बूंद वापस यहाँ से आ जाएगी, इतने स्तर तक हमने इसमें जल को भर दिया, ठीक। अब इसके बाद में क्या करते हैं कि कोई वस्तु लेते हैं और किसी वस्तु को इसके अंदर में हम डुबो देते हैं। तो जब देखे होगे कि कुएं वगैरह से पानी खींचे होगे, तो कुएं से जब पानी अपन खींचते हैं तो जो बाल्टी होती है, रस्सी से खींचते हैं इसमें, तो जब वो बाल्टी पानी के अंदर डूबी हुई रहती है तो उसका भार कैसा रहता है, कम। और जब हम उसको खींचते हैं तो उसका भार क्या होता है, वहां पे बढ़ जाता है। तो पानी के अंदर उसका भार कम हो जाता है और पानी के बाहर उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आर्किमिडीज ने यह बताया कि यदि कोई वस्तु है और उस वस्तु को हमने क्या किया हुआ है कि जल के अंदर में डुबोया है, तो जब जल के अंदर में उसको डुबोएंगे तो वो क्या करेगी, यहां से जल को बाहर निकाल देगी, है ना। ये वस्तु जितना स्थान घेरेगी, इसका जितना आयतन होगा, उसके हिसाब से जो पानी है वो इस बीकर में एकत्रित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो इस बीकर के पानी को हमने वजन किया तो इसका वजन आया यहाँ पे 1 किलोग्राम, ठीक। तो हम देखेंगे कि इस वस्तु के भार में जो कमी दिख रही है वो भी कितनी दिख रही है, 1 किलोग्राम, ठीक है। तो इसने कितना जल यहां से विस्थापित किया, कितना जल हटाया, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का जल हटाया, तो उतना ही इसके भार में कमी आ गई। तो यही आर्किमिडीज ने बताया कि यदि जल में हम किसी वस्तु को डुबोते हैं तो उसके भार में जो कमी आती है, इसके भार में कमी आ गई। मान लीजिए इसका भार पहले 10 किलोग्राम था
तो अब इसका भार डूबने के बाद में कितना हो गया, 9 किलोग्राम हो गया। तो इसके भार में कितनी कमी आई, तो उतना ही भार के जल को इसने क्या किया है, हटाया है, यहां से विस्थापित किया है। तो वस्तु द्वारा हटाए गए जल का जो द्रव्यमान होता है उतनी ही कमी वस्तु के भार में आती है। यही आर्किमिडीज का क्या होता है, सिद्धांत होता है। आई बात समझ में, समझ में आया? तो उसमें नोट करिए, उसमें लिखिएगा किसी वस्तु को तरल माध्यम में, किसी वस्तु को तरल माध्यम में डुबोने पर, किसी वस्तु को तरल माध्यम में डुबोने पर उसके भार में कमी, उसके भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए, उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार, उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब किसी वस्तु को, जब कोई वस्तु है, जब किसी वस्तु को हम द्रव में डुबोते हैं, तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। तो यदि कोई वस्तु है और उस वस्तु को हमने क्या कर दिया है, जल में डुबो दिया है, तो इस वस्तु पर क्या करेंगे, यहाँ पे दो बल कार्य करेंगे। तो यहाँ पे अब देखिएगा कि जब किसी वस्तु को हम द्रव में डुबोते हैं तो उस पर क्या करेंगे, यहाँ पे दो बल कार्य करेंगे। एक वस्तु का भार कैसे कार्य करेगा, नीचे की ओर। तो एक जो बल होता है, तो वस्तु का भार है, भार भी बल होता है ना, वस्तु का भार W। तो ये जो है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करता है। और दूसरा होता है कि जो जल है, ये जल इस वस्तु के ऊपर क्या रखता है, करता है, एक बल लगाता है, ठीक है, ऊपर की ओर। तो उसका बल कैसा होता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो जल द्वारा इस वस्तु पर जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ बल लगाया जाता है, उस बल को बोलते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूएंट फोर्स, उसको बोलते हैं। ठीक, तो दूसरा बल जो होता है, जल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर बल, ठीक है, जिसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। तो इस उत्प्लावन बल को जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लग रहा है, इसको हम W डैश से शो कर रहे हैं। ठीक, ठीक है, लगाया जाता है। तो इस उत्प्लवन बल को इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूएंट फोर्स। ब्यूएंट फोर्स इसको बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो बल यहाँ पे कार्य करते हैं, एक वस्तु का भार W नीचे की ओर, दूसरा जल के द्वारा आरोपित उत्प्लवन बल W डैश ऊपर की ओर। ठीक, अब यदि वस्तु जो है इस द्रव के अंदर डूबेगी या वो इसमें तैरेगी, जिसको बोलते हैं तैरने का नियम, कि वस्तु द्रव में डूब जाएगी या द्रव में वो तैरेगी, तो वो किस पर यहाँ पे निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है कि जो बल यहाँ पे कार्य कर रहा है, वस्तु का भार, यदि वस्तु का भार ज्यादा होगा किसकी तुलना में, उत्प्लावन बल की तुलना में, तो वस्तु क्या होगी, नीचे डूब जाएगी। बात में आ रही है? तो यदि हम देखते हैं कि यदि W क्या है, वस्तु का भार है ये, तो वस्तु का भार यदि ज्यादा होता है किसकी तुलना में, उत्प्लवन बल की तुलना में, या
हम बोल सकते हैं कि वस्तु के भार में जो कमी आती है किसके कारण आती है, कि कितना जल उसने वहां पे हटाया है। ठीक है, तो यदि वस्तु का जो भार है वो ज्यादा है, इसका मतलब है कि उसके द्वारा जो हटाया गया द्रव है, जल है, उसकी तुलना में वस्तु का भार क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो यदि इसको बोल सकते हैं कि यदि वस्तु द्वारा, वस्तु का लिख देते हैं, वस्तु का भार ज्यादा है, वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार से। तो दो स्थिति है यहाँ पे, कि वस्तु का भार उत्प्लवन बल से ज्यादा है, या बोलेंगे वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार से ज्यादा है। ठीक है, ये क्या दर्शा रहा है, ज्यादा है, तो वस्तु क्या होगी, डूब जाएगी। तो वस्तु जल में डूब जाएगी। ठीक है, तो वो नहीं तैर पाएगी, वो जल में यहां पे डूब जाएगी। दूसरी स्थिति हो सकती है कि यदि वस्तु का भार कम है, किसकी तुलना में, उत्प्लवन बल की तुलना में। उत्प्लवन बल ज्यादा है, तो बल ज्यादा है तो ऊपर ज्यादा बल लगा के रखेगा, उसको डूबने वो नहीं देगा। या बोल सकते हैं कि जो वस्तु का भार है वो कम है, किसकी तुलना में, वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार। तो वस्तु ने जो जल हटाया उस जल का भार ज्यादा है और वस्तु का भार क्या है, कम है। तो वस्तु जो है यहां पे तैरेगी, लेकिन किस प्रकार से तैरेगी, तो जैसे कि मान लीजिए यहां पे इतना ये जल है, तो वस्तु का कुछ भाग जल के अंदर रहेगा और कुछ भाग जल के बाहर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वस्तु का कुछ भाग जल के अंदर और कुछ भाग क्या होगा, जल के बाहर होगा, लेकिन वो क्या करेगी, तैरेगी वहां पे। ठीक है, तो वस्तु का कुछ भाग, ऐसे लिख देते हैं, वस्तु तैरेगी, वस्तु जल में तैरेगी और उसका कुछ भाग जल से बाहर रहेगा। ठीक, तीसरी स्थिति हो सकती है कि यदि जो वस्तु का भार है वो उत्प्लवन बल के भार के बराबर है। तो यदि वस्तु का जो भार है वो किसके बराबर है, उत्प्लवन बल के बराबर है। या बोल सकते हैं कि वस्तु का जो भार है वो बराबर है वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार। तो वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार। ठीक, तो वस्तु का भार उत्प्लवन बल के बराबर है या वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर है। तो वस्तु तैरेगी, यहां भी वस्तु तैरेगी, लेकिन कैसे तैरेगी, तो जल की सतह के नीचे तैरेगी। ठीक है, तो जैसे ये जल है और ये जल की क्या है, यहाँ पे ये सतह है, तो वस्तु जो है इस जल की सतह के अंदर डूबी रहेगी और अंदर डूब करके यहाँ पे तैरेगी। ठीक है, पूरी नहीं डूबेगी, जल की सतह के नीचे रहेगी और नीचे रह के तैरेगी वो। ठीक है, तो वस्तु जल में तैरेगी लेकिन वह
जल की सतह के नीचे रहेगी। तो दो स्थिति में तैरेगी, या तो उसका भार हटाए गए जल के भार के बराबर हो, या वस्तु का भार उत्प्लवन बल के बराबर हो, या उससे कम हो। ठीक है, तो इस स्थिति में वस्तु तैरेगी। तो वस्तु को तैरने के लिए हमको क्या याद रखना पड़ेगा कि वस्तु कब तैरेगी, तो जब उसका जो भार होगा वो उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से कम होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, तो यदि वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार से कम या उसके बराबर होता है, तो वस्तु जल में तैरती है। ठीक है, तो यदि बोलेगा जल के बाहर कब तैरेगी, तो जब कम होगा, और जब बराबर हुआ तो जल की सतह के नीचे तैरेगी, दोनों में तैरेगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे घनत्व। घनत्व यानी होता है डेंसिटी। तो घनत्व या डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई वस्तु है और इस वस्तु का हम क्या ले लेते हैं, इकाई आयतन ले लेते हैं। तो आयतन का मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है ना, वो क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। तो इसके इकाई आयतन में यानी यूनिट वॉल्यूम में पदार्थ की कितनी मात्रा है, ठीक है, उसमें पदार्थ की मात्रा कितनी है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका आयतन, उसका घनत्व बोलेंगे। ठीक है, तो घनत्व का मतलब क्या होता है कि प्रति एकांक आयतन में, ठीक है, पदार्थ की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम बोल सकते हैं कि इकाई आयतन में पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान बोल सकते हो, ठीक है, घनत्व कहलाता है। तो मात्रा और द्रव्यमान दोनों एक ही है, सहति भी बोलते हैं उसको, सहति, मात्रा, द्रव्यमान। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे कि जो घनत्व है, डेंसिटी है, इसको क्या बोल रहे हो, पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान है। ये कहाँ पे है, प्रति इकाई आयतन में, पर यूनिट वॉल्यूम में। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम उसको बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो घनत्व है, डेंसिटी है, इसको हम डी से डिनोट करेंगे, द्रव्यमान को हम, मात्रा को हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और आयतन को हम यहाँ पे वी से डिनोट करते हैं। तो जब भी हमको घनत्व निकालना है तो द्रव्यमान बटा क्या ले लेंगे, आयतन। ठीक, और यदि हमको द्रव्यमान निकालना है तो घनत्व और आयतन को गुणा कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको वहां पे, द्रव्यमान। तो जो घनत्व है ये कैसी राशि होगी, तो एक अदिश राशि है। ठीक है, तो द्रव्यमान भी कैसी राशि है, अदिश, आयतन भी अदिश, तो ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब इसका जो मात्रक होता है, ठीक है, इसका एसआई मात्रक यदि लेंगे, तो एसआई मात्रक द्रव्यमान के लिए क्या लोगे, किलोग्राम, और आयतन के लिए क्या लोगे, मीटर क्यूब, है ना, घन मीटर बोलते हैं उसको। यदि इसका सीजीएस मात्रक लोगे तो किलोग्राम की जगह क्या हो जाएगा, ग्राम, और मीटर की जगह क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा इसका जो विमीय सूत्र है,
तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, किलोग्राम है, किलोग्राम यानी इसमें क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। बटा क्या है, मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब ऊपर आएगा, ठीक है। तो एल की लेंथ की पावर क्या हो जाएगी, -3, और इसमें टाइम नहीं है तो क्या हो जाएगा, T0 हो जाएगा, तो ml-3 T0 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका वी में सूत्र यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग वस्तुओं का जो घनत्व होता है वो अलग अलग होता है, तो घनत्व कैसे निकाला जाएगा, तो उस वस्तु का एक इकाई आयतन ले लेंगे और उसमें उसका ही पदार्थ की मात्रा कितनी है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका घनत्व बोलेंगे। तो हर एक पदार्थ का घनत्व अलग अलग होगा। तो यहाँ पे जैसे कि पदार्थ है ये, और उसका जो घनत्व है ये, और ये घनत्व यहाँ पे लिया गया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिया गया है, ठीक है। तो जैसे देखेंगे कि जो जल होता है, पानी होता है, इसका जो घनत्व है वो कितना है, यहाँ पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका यहाँ पे घनत्व होगा। इसके अलावा जैसे हम देखेंगे यहाँ पे बर्फ होती है, आइस, तो बर्फ का जो घनत्व होता है वो 0.92 होता है, ठीक। इसके अलावा जो देखोगे आप, पेट्रोल होता है, तो पेट्रोल का होता है 0.71, डीजल है, डीजल का है 0.83, इसके अलावा कैरोसिन है, मिट्टी का तेल कैरोसिन, इसका होता है 0.86। तो इनमें कुछ घनत्व आपको याद रखना है, ठीक है। तो जैसे जल का आपको याद रखना है कितना होता है 1, बर्फ का कितना होता है, जल से कम होता है 0.93, पेट्रोल डीजल कैरोसिन, इसका इन सब का जल से क्या होता है, कम रहता है, ठीक है। लेकिन देखिए जैसे देखेंगे जो अपना मरकरी है, पारा है, ठीक है, उस पारा का मरकरी का ज्यादा होता है, ये 13.59 होता है, तो जल की तुलना में इसका घनत्व क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे गोल्ड है, सोना है, इसका तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो गोल्ड का जो घनत्व है वो 19.32, इसका गोल्ड का घनत्व यहाँ पे है, ठीक है। यदि हम वायु का घनत्व देखें तो वायु का घनत्व बहुत कम है, 0.0013, ठीक है। तो वायु का जो घनत्व है वो यहाँ पे बहुत कम है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन गैस जो होती है, इसका है 1.43 है। तो इसमें कुछ आपको याद रखने हैं, जैसे जल है, बर्फ है, वायु है ना। और बाकी याद रखिए कि भाई इनका जो है 1 से कम होता है, पेट्रोल का, इसका, इनका जो है वो 1 से कम होता है यहाँ पे, ठीक है। पारे का 1 से क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, गोल्ड का बहुत ज्यादा होता है, ठीक। तो इनके घनत्व आपको यहाँ पे कुछ के ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में आपेक्षिक घनत्व देखेंगे, तो इसको नोट कर लिए सब, ठीक है। तो समझ में आया कि जो आपेक्षिक घनत्व है उसी को विशेष घनत्व, विशेष को बोलते हैं। और जल में एक विलक्षण उसमें गुण होता है, एक विशेष गुण होता है कि जल का यदि तापक्रम जो है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाएंगे तो उसका आयतन घटेगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका आयतन न्यूनतम होगा, 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापक्रम बढ़ाएंगे तो भी उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। तो न्यूनतम आयतन कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक। तो यदि आयतन घटेगा तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर जो जल होता है उसका आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है, ठीक। तो इसको हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ भी आता है कि जल का जो घनत्व है वो सबसे अधिक किस तापक्रम पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे, या उसका आयतन किस पर न्यूनतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे न्यूनतम होता है। दूसरा आपको पूछेगा
कि जब हम आपेक्षिक घनत्व निकालेंगे या विशिष्ट घनत्व निकालेंगे, तो आपेक्षिक या विशिष्ट का मतलब क्या है, रिलेटिव, यानी किसी से तुलना करके निकालनी है। तो किसी भी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए उस वस्तु के घनत्व को जल के घनत्व से तुलना करेंगे। तो जल का हम कौन सा घनत्व लेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम वाला उसका जो घनत्व है उस घनत्व को लेंगे। आई बात समझ में? तो यहां पर देखेंगे कि जो आपेक्षिक घनत्व है, यानी कि जो रिलेटिव डेंसिटी है, ये होगी, किसी भी वस्तु का निकाल रहे हैं, किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व क्या होगा, तो वस्तु का घनत्व, उस वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस ताप वाले जल का घनत्व। तो यदि किसी भी वस्तु का अपेक्षित घनत्व निकालना है तो उस वस्तु के घनत्व की तुलना हमको किससे करनी पड़ेगी, 4 डिग्री सेल्सियस ताप वाले जल के घनत्व से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस वस्तु का अपेक्षिक यानी रिलेटिव घनत्व निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि इकाई, ठीक है, आयतन पर वस्तु का द्रव्यमान, यानी वस्तु का भार, ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान लिख देते हैं, वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, और इकाई आयतन पर 4 डिग्री सेल्सियस वाले जल का द्रव्यमान। ठीक है, तो जो भार होता है, भार क्या होता है, तो जल पर भी वही गुरुत्व त्वरण काम करेगा, जो गुरुत्व त्वरण किस पे काम करेगा, ठीक है, तो दोनों पे गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा, समान। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, भार भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो हम वहां पे क्या लिख सकते हैं, भार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो वस्तु का घनत्व है, घनत्व की अभी हमने यूनिट लिखी थी, तो उस यूनिट को हमने क्या लिखा था, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसके लिए भी क्या लिखोगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे, कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, इकाई विहीन। ठीक है, तो जहां भी आपेक्षिक शब्द आता है, रिलेटिव आता है, ठीक है, तो आपेक्षिक या रिलेटिव कैसी चीजें होती हैं, वहां पर इकाई विहीन होती है, यूनिट लेस होती है। तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो आपेक्षिक घनत्व जो है ये एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। ये एक विमाहीन, ये एक विमाहीन राशि है, यानी डायमेंशन लेस, यूनिट लेस राशि है ये। ठीक, तो आपेक्षिक घनत्व को हम किससे मापते हैं, तो आगे देखेंगे आपेक्षिक घनत्व मापने की वैसे अलग अलग विधियां होती हैं, लेकिन आपेक्षिक घनत्व जैसे कि बॉटल के द्वारा भी मापा जाता है आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व जो है वो हम हाइड्रोमीटर के द्वारा भी नापते हैं, और आपेक्षिक घनत्व हम आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा भी माप सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप याद रखिए कि आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए जो यंत्र यूज करते हैं, आपेक्षिक घनत्व मापने हेतु हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। तो जैसे आप सेल पढ़े होगे, बैटरी पढ़े होगे, तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, विद्युत अपघट्य होता है, उसके आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से मापते हैं। तो वही आपेक्षिक घनत्व है, वही रिलेटिव, ठीक है, डेंसिटी है, जिसको हम हाइड्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया सबको? तो आपेक्षिक घनत्व जो होता है इसको हम दो प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपेक्षिक घनत्व दो प्रकार से
होते हैं या दो प्रकार के होते हैं। तो एक तो कोई ठोस पदार्थ होगा, ठीक है, तो एक कोई ठोस पदार्थ होगा सॉलिड, तो सॉलिड का अपेक्षिक घनत्व होगा, ठोस का अपेक्षिक घनत्व होगा। और दूसरा क्या होगा, कोई द्रव्य होगा, कोई लिक्विड होगा, जैसे कि जल में हमने नमक को घोल दिया है, शक्कर को घोल दिया है, तो अब उस नमक का या उस शक्कर का हमको अपेक्षिक घनत्व निकालना है, ठीक है। तो उसका हम कैसे निकालेंगे, तो अपेक्षित घनत्व को हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपेक्षित घनत्व कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार से। एक होता है ठोस का अपेक्षित घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, और दूसरा होता है द्रव का अपेक्षित घनत्व, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो यदि हम ठोस का अपेक्षित घनत्व निकालेंगे तो उसको कैसे निकालेंगे, तो ठोस वस्तु का अपेक्षित घनत्व, ठीक। तो हम क्या करेंगे, वायु में वस्तु के भार का मूल्यांकन कर लेंगे कि भाई ऐसे वायु में उस वस्तु का भार कितना है। तो हम देखेंगे कि वायु में वस्तु का भार कितना है, उसकी गणना कर लिए। उसके बाद में क्या करेंगे, उसको हम जल में डुबोगे, तो जल में डुबो देंगे तो उसके भार में क्या आएगी, कमी। तो बटा जल में डुबोने पर उसके भार में कितनी कमी आई है, ठीक है। तो उन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो हमको कैसे पता चलेगा कि जल में डुबोने पर उसके भार में कितनी कमी आई है, ठीक है। तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा कि वायु में वस्तु का भार माइनस जल में या कोई द्रव है जिसमें भी आपको निकालना है वस्तु का भार। तो जरूरी नहीं जल हो, कोई दूसरा द्रव भी हो सकता है, तो जो भी द्रव है उस द्रव में वस्तु का भार, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे उस द्रव के सापेक्ष वस्तु का अपेक्षित घनत्व मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है कि यदि हमको द्रव का अपेक्षित घनत्व निकालना है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि द्रव का हम क्या ले लेंगे, वहां पे भार ले लेंगे। तो द्रव का भार, कौन से द्रव का भार, जिसका आपको घनत्व निकालना है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं नमक, नमक का विलयन है, नमक का कोई सॉल्यूशन है यहाँ पे, तो नमक का सॉल्यूशन है, इसका हमको क्या निकालना है, अपेक्षित घनत्व निकालना है, ठीक है। तो जिसका हमको अपेक्षित घनत्व निकालना है उसको यहाँ रखेंगे, जैसे वायु में वस्तु का भार निकाल रहे हैं, वस्तु का अपेक्षित घनत्व निकाल रहे हैं, ठीक। और इसके बटे हम क्या ले लेंगे कि जल का जो अपेक्षित घनत्व है, ठीक है, तो जल का अपेक्षित घनत्व हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो द्रव के, द्रव का भार या द्रव के आयतन के बराबर जल का भार। तो क्या करते हैं, इसके लिए बॉटल जो विधि होती है, बॉटल विधि का यूज करते हैं। तो बॉटल विधि में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने एक ऐसा बॉटल ले लिए, ठीक। अब इस बॉटल के अंदर में हम क्या कर देंगे, नमक का विलयन है ये, नमक के विलयन को भर देंगे, ठीक है। एक लेवल तक, जो भी लेवल मार्क होगा उस लेवल तक या ऊपर तक आप इसको भर दीजिए, ठीक। और उसके भार की आप गणना कर लीजिए, तो द्रव का भार हो गया। अब इसको आपने निकाल लिया, बाहर निकाल लो, खाली कर लो बॉटल को। अब उसी के अंदर में आप क्या कर दो, जल भर दो। तो आपने क्या किया, जितना द्रव का आयतन था, द्रव के आयतन के बराबर आपने क्या ले लिया, जल ले लिया। अब उस जल का कितना भार है, तो द्रव का भार हो जाएगा,
और बटा द्रव के आयतन के बराबर किसका भार हो जाएगा, जल का भार। तो इनके अनुपात से हम क्या निकाल सकते हैं, द्रव का अपेक्षित घनत्व निकाल सकते हैं। ठीक, इसको नोट कर लिए हो। तो इसी के बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, है ना। तो एक दो न्यूमेरिकल यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से आपको पूछ सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि एक बॉटल या बोतल कर देते हैं, बोतल का भार 10 ग्राम है। इसमें नमक का विलयन भरने पर भार 45 ग्राम होता है तथा जल भरने पर भार 40 ग्राम होता है। तो आपेक्षिक घनत्व की गणना कीजिए। तो यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो इसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा, आपेक्षिक घनत्व। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, तो आपेक्षिक घनत्व हमको निकालना है। तो हमको क्या चाहिए कि नमक के विलयन का भार कितना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि नमक विलयन का भार कितना होगा, तो 45 ग्राम है, और माइनस क्या कर देंगे, बॉटल का भार। तो नमक के विलयन का भार कितना आएगा, बात समझ आई ना। तो बॉटल तो आपकी 10 ग्राम की है, जैसे आप सब्जी लेने जाते हो, है ना, वो अपने उसमें रख के सब्जी को तौलता है। तो आप बोलोगे भैया उसका भी तो वजन काटो करके, बोलते हो कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे देखोगे कि 10 ग्राम जो है वो बॉटल का भार है, और जब हम उसमें नमक विलयन को भर देते हैं तो उसका भार कितना हो जाता है, 45। तो नमक विलयन का वास्तविक भार कितना होना चाहिए, 45 माइनस बॉटल का भार। ठीक, तो नमक विलयन का भार हमारे पास कितना आ जाएगा, 35। और इसी तरह जल का भार, तो जल हमको ने कैसे तोला है, बॉटल में भर के तोला है। तो भर के तोला है तो हमको 40 ग्राम मिला है, तो बॉटल का भार माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 ग्राम। तो बटा क्या हो जाएगा, 30 ग्राम। अब इसको यहाँ पे भाग दे दीजिए, और भाग दोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम अपेक्षित घनत्व की यहाँ पे गणना कर सकते हैं। तो ये बॉटल मेथड है, इसको क्या बोलते हैं, बॉटल मेथड। तो अपेक्षित घनत्व को मापने का ये एक तरीका है, एक मेथड है, बॉटल विधि इसको बोलते हैं। दूसरा, यदि कोई सॉलिड है, कोई ठोस पदार्थ है, तो उसका हम अपेक्षित घनत्व कैसे निकालेंगे। तो यदि बोलता है कि तांबे की एक छड़ है, तांबे की एक छड़ का वायु में भार, ठीक, 100 ग्राम है, और जल में भार 90 ग्राम है। तो उसका आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए। तो आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि वस्तु का वायु में भार बटा वस्तु के भार में कमी, यानी वस्तु का वायु में भार माइनस वस्तु का जल में भार। ठीक, तो यदि हम देखें कि जो वस्तु है, वस्तु का वायु में भार कितना है,
तो तांबे की छड़ का वायु में भार कितना है? 100 ग्राम। वायु में भार 100 ग्राम और जल में भार कितना है? 90 ग्राम। तो 100 बटा क्या हो जाएगा? 10। तो इसका अपेक्षित घनत्व कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो अपेक्षित घनत्व होता है उसकी यहाँ पे गणना करेंगे। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसमें देखेंगे।